नमस्कार। आज के लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट में ऐसे टाइप एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ और सेकंड ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। सब्जेक्टिव जिसमें सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो, जो परीक्षक है उसके सोच का और उसके व्यक्तित्व की का प्रभाव जिनमें पड़ता है वो सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जिसमें परीक्षार्थी के फलांकन में, उसके एवेल्यूएशन में जो परीक्षक है उसकी किसी भी प्रकार की भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका उत्तर हमेशा एक ही रहता है, एक समान रहता है, इसलिए अंक भी एक समान प्रदान किए जाते हैं। जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसमें इवैल्यूएशन तीन तरह से किया जा सकता है। पहला ओरल मौखिक रूप से, दूसरा प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से और तीसरा रिटन लिखित रूप से। अपने इस लेक्चर में हम रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और रिटन एग्जामिनेशन में भी मेनली हम ऐसे टाइप एग्ज़ाम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है दे आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट एसे टाइप, सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप एंड थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप। एसे टाइप means answers written in detail, there is no limit of words। निबंधात्मक परीक्षाएं वो होती हैं जिनमें विस्तृत रूप से उत्तर को लिखा जाता है और जिनमें शब्दों की कोई भी सीमा नहीं रहती। चूँकि शब्दों की सीमा नहीं रहती, इसलिए आपने देखा होगा जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें शब्दों की सीमा दे दी जाती है, जिससे कि ज़्यादा लंबे उत्तर लिखने में समय व्यर्थ ना हो और दूसरे प्रश्नों के उत्तर भी दिए जा सकें। ये जो ऐसे टाइप एग्ज़ाम है इनमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन दीज एग्जामिनेशंस personality of the testee of the student shines through। अर्थात ये ऐसे टाइप एग्जामिनेशन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और उसमें छात्र के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। इसमें साथ साथ जो छात्र होते हैं उनकी राइटिंग स्किल, उनका लैंग्वेज एंड स्टाइल, भाषा शैली, उनकी इंटरेस्ट, रुचि और उनका एटीट्यूड, उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। ये परीक्षाएं ओरल टेस्ट से ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और इन्हें हम वीकली साप्ताहिक रूप से, मंथली मासिक रूप से, टर्शरी त्रैमासिक, हाफ ईयरली छमाही और ईयरली वार्षिक रूप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन परीक्षाओं की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन परीक्षाओं से इमीडिएट इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड ऑफ नॉलेज और प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके बारे में पता लगता है। जो ज्ञान है उसकी तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है और समस्या का पता भी तुरंत लग जाता है। जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मैक्सिमम, तब भी ये परीक्षाएं बहुत उपयोगी होती हैं।
क्योंकि ओरल परीक्षा में और प्रायोगिक परीक्षा में समय ज़्यादा लगता है। टू नो अबाउट द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, इससे हमें जो छात्र है उसकी भाषा शैली का ज्ञान प्राप्त होता है। टू नो अबाउट हिज और हर पर्सनल डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम, जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं और कमियां होती हैं उनके बारे में भी इन परीक्षाओं से जानकारी प्राप्त होती है। टू नो अबाउट एप्रोप्रिएट और सुटेबल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न, कोई भी विषय हो, गणित विज्ञान या जीव विज्ञान, उस विषय के क्षेत्र में छात्र के ज्ञान का, जानकारी का पता लगता है। टू नो अबाउट ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड etc, छात्रों के व्यक्तित्व के गुणों का, उनकी रुचियों का और उनके एटीट्यूड का पता लगाया जा सकता है। टू क्लासिफाई द स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं उनका वर्गीकरण करना आसान होता है। छात्रों को हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। टू मेंटेन एजुकेशनल एडजस्टमेंट, शैक्षिक समायोजन को बनाए रखने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चों को शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श देने में भी इनके कोर्स सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ टू इवैल्यूएट टीचर्स एफिशिएंसी, ये शिक्षकों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करने में सक्षम होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनकी उपयोगिता है वो छात्र के परफॉर्मेंस लेवल को जानने में है। टू इंटरप्रेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये जो परीक्षाएं हैं इनकी जो विशेषताएं हैं, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये छात्र की आलोचनात्मक जो सोच है, विचार है, क्षमता है, उसके ऊपर बल देती हैं। बच्चा किस प्रकार से अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है विस्तृत रूप से, इसका पता हमें इन परीक्षाओं में जो छात्र उत्तर देते हैं उनके द्वारा लगता है। यानी कि ये परीक्षाएं आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती हैं। दूसरी जो बहुत आवश्यक लाभ है इसकी जो गुण है वो ये है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपीइंग द आंसर्स, जो नकल की प्रवृत्ति है उसकी संभावना बहुत कम होती है। आप छोटा सा आंसर नकल कर सकते हैं, आप इशारों से पूछ सकते हैं, लेकिन जब किसी प्रश्न का उत्तर अब लेंदी फॉर्म में देते हैं, डिटेल में देते हैं, तो उसका कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूर्ण रूप से जो उत्तर लिखा जाता है वो छात्र की अपनी अभिव्यक्ति होती है, तो नकल करने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। थर्ड, दिस इज अ टूल ऑफ मेजरिंग हाई मेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, जो उच्च मानसिक क्रियाएं हैं, जो आलोचनात्मक चिंतन इत्यादि की, समझ की, तर्क की, उन जो प्रक्रियाएं हैं और जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका मापन करने का ये एक बहुत अच्छा उपकरण है। इट इज़ अ टूल ऑफ इवैल्यूएट अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जो भावात्मक और
मनोगति की डोमेन है, उसको उसका मूल्यांकन करने में ये सक्षम होती हैं। ये मनोगति की पक्ष और भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती हैं। इनके द्वारा डिटेल्ड स्टडी ऑफ करिकुलम इज पॉसिबल। जब छात्र तैयारी करता है अपने पेपर की, गणित हो, विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, इन परीक्षाओं के लिए तैयार होने के लिए उसको पूरा अपना जो सिलेबस है उसका अध्ययन करना होता है। हर क्षेत्र को वह गहराई से पढ़ता है। अगर उसको ये पता हो कि ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा तो वो इस क्षेत्र को पढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे में रिटन टाइप जो एग्ज़ाम है, चूँकि उसमें डिटेल्ड आंसर लिखना है, और डिटेल्ड आंसर आप तभी लिख सकते हैं जब आपने उस प्रश्न का या उस क्षेत्र के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया हो। तो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने पर बल देता है। ये जो ऐसे टाइप एग्ज़ाम है उनका कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रचना और उनका प्रशासन दोनों ही बहुत आसान होते हैं। इन्हें इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम एक रिटन पेपर लेते हैं और वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बच्चे आंसर शीट्स में उनके आंसर लिखते हैं। तो वो आंसर सभी बच्चे समूह में अपनी अपनी सीट पर बैठकर लिखते हैं, आपको पता ही है। अब इस ऐसे टाइप एग्जामिनेशन की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी जो सीमा है वो ये है कि जो कुछ छात्र होते हैं वो परीक्षा देने में बड़े कुशल होते हैं। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, दे हैव एक्सीलेंट रिटन स्किल। चूँकि उनके अंदर लिखने का कौशल होता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना जानते हैं कलात्मक रूप से, और उनकी जो क्षमता होती है लिखने की, अभिव्यक्ति की, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस कारण वो हमेशा अच्छे ग्रेड पाते हैं। उन्हें पता है परीक्षक को किस प्रकार प्रभावित करना है, तो वो प्रभावित करने की कला में बड़े कुशल होते हैं। जो कुशल नहीं होते वो इनमें पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात इसकी कमी यह है कि इसके लिए जो हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, इट कांट बी एबल टू रिप्रेजेंट द फुल सिलेबस। ये पूरे सिलेबस को इसमें प्रतिनिधित्व की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें केवल 10 या 11 प्रश्न ही पूछते हैं और उसमें से हमें उत्तर केवल 4 या 5 प्रश्नों के ही छात्रों से मांगे जाते हैं। तो हम ये नहीं जानते कि जो प्रश्नों को उसने छोड़ दिया है उन प्रश्नों में भी, उनके उत्तरों में भी वह कुशल है अथवा नहीं, या उस क्षेत्र का उसे ज्ञान भी है अथवा नहीं। हो सकता है उसने वही 4-5 यूनिट्स को पढ़ा हो और उनकी तैयारी की हो, वही क्वेश्चन पेपर में आ गए हो और उसने उनके उत्तर अच्छी तरीके से लिख दिए हों और अच्छा स्कोर कर लिया। तो ऐसे में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सिलेबस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगली बात यह होती है, इसमें अगली कमी यह है कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अमंग्स द यूनिवर्सिटीज एवरी ईयर। जो हम कहेंगे एक रूपता होती है एग्जामिनेशन की, प्रश्न की, परीक्षा प्रणाली, प्रश्न पत्रों की, वो इनमें पॉसिबल नहीं है। कभी तो प्रश्न पत्रों में बड़ा जटिल प्रश्न रख दिए जाते हैं, बहुत ही विस्तृत आंसर मांगे जाते हैं। कहीं पर उनके क्षेत्रों का सीमांकन कर लिया जाता है
और यूं ही प्रश्नों को लिख दिया जाता है। तो ऐसे में विश्वविद्यालयों द्वारा ये बहुत कठिन होता है कि वो प्रश्न पत्रों की एक रूपता को बनाए रखें, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन रखें। इनका जो सैम्पलिंग है वो इनसफिशिएंट होती है, अपर्याप्त, न्यादर्श। इसमें जो सफलता है, सक्सेस है, वो संयोग पर है। जैसे मैंने पहले बोला, अगर याद करे हुए प्रश्न आ गए हैं तब आप अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर वो प्रश्न आ गए जिन क्षेत्रों को आपने देखा ही नहीं था तब आप स्कोर करने में पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में जो सैम्पलिंग है वो इनसफिशिएंट होती है और वो अपर्याप्त होती है। जो इसकी अगली कमी है वो ये है, इट एम्फेसिस ऑन रोड मेमोरी। इसमें रटने पर बल दिया जाता है। बच्चों की मेमोरी बहुत ही सक्रिय होती है, जो बहुत ज़्यादा याद रखने में कुशल होते हैं, वो इन प्रश्न पत्रों को आसानी से हल कर लेते हैं, उनके उत्तर दे देते हैं, और जो रटने की प्रवृत्ति में कुशल नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। तो ये परीक्षाएं रटने की प्रवृत्ति पर बल देती हैं। और इनका जो मूल्यांकन है वो सब्जेक्टिव होता है, आत्मनिष्ठ मूल्यांकन होता है। जो भी परीक्षक इन कॉपियों को या इन आंसर शीट्स को चेक करता है, उसके व्यक्तिगत रुचियों का और क्रियाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि एक आंसर शीट हम अलग अलग परीक्षकों से चेक कराएं, स्कोरिंग कराएं, तो उसमें उसको अलग अलग अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि कोई परीक्षक किसी पक्ष को प्रधानता देता है तो कोई परीक्षक किसी अन्य पक्ष को प्रधानता देता है। तो उसकी जो सब्जेक्टिविटी है उसका स्कोरिंग पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आत्मनिष्ठ मूल्यांकन होता है, वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इन परीक्षाओं का उपयोग हम निदानात्मक परीक्षा के रूप में नहीं कर सकते। उसके लिए हमको अलग से परीक्षण बनाना ही पड़ेगा। इन परीक्षाओं का उपयोग उनमें किया जाना संभव नहीं है। तो जब इसकी इतनी सीमाएं हैं तो निश्चित रूप से कुछ सुझाव होंगे जिनसे हम इन परीक्षाओं की वैधता को, वैलिडिटी को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला सजेशन तो हमारा उनके कंस्ट्रक्शन में और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में है। कंस्ट्रक्शन करते समय, उसको बनाते समय हम ये देखें कि जो प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा हो, और जो हमारा सिलेबस है उसकी प्रत्येक यूनिट को उसके अंदर सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जाए। और इसमें जो उसकी डिटेल करने का जो हम उसकी लिमिटेशन रखें, उसके विवेचन की जो सीमा है उसको थोड़ा सा कम कर दें। जैसे कि आपके पेपर्स में आता है कि आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे लेकिन उनके वर्ड्स 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी ये निर्धारित कर दिया कि लॉन्ग जो आंसर लिखेंगे उसमें आप 1000 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो सीमा को नहीं देंगे तो आप तो एक ही प्रश्न के उत्तर को लिखते रहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है आपको सारे प्रश्न आते हो लेकिन आप तो एक ही प्रश्न लिखते रह गए, बाकी प्रश्न आपके छूट गए, और ऐसे में आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन हो गया। तो नेचुरल है कि हम ऐसा करें कि उस प्रश्नों में जो हमारी विवेचन की जो क्रिया है उसको हम सीमित कर दें, उसका सीमांकन कर दें। दूसरी बात हम ये कहें कि जो हमारा, आपने देखा होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इट्स अ ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण है कि जब आप विश्वविद्यालय की परीक्षा देने के लिए जाएं तो उससे पूर्व आप उसकी तैयारी कर लें
कि वो जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो जो प्रश्न पत्र आएगा, उनमें जब आप प्रश्नों को लिखेंगे तो आप अपने समय को, अपने लेखन शैली को, अपनी क्रियाओं को किस प्रकार से एडिट करें कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए नियमित रूप से छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ केवल छात्रों को ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाए, बल्कि जो शिक्षक हैं, जो इन प्रश्नों का निर्माण करते हैं, निर्माणकर्ता को भी प्रश्न पत्र के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो प्रश्नों को किस प्रकार पूछे। प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा अधिक जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि जब आप किसी प्रश्न को पढ़ें तो उसकी दोनों फॉर्म्स को पढ़ें, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। कई बार हिंदी में जटिल शब्द होते हैं, कई बार अंग्रेजी में ज़्यादा जटिल शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जब आप दोनों भाषाओं में प्रश्न को पढ़ेंगे तो शायद अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रश्न का निर्माण करते समय, प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसका ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग उसमें ना किया जाए, प्रश्नों की भाषा सरल हो। साथ साथ केवल और केवल वस्तु निबंधात्मक प्रश्नों को ही ना प्रयोग किया जाए प्रश्न पत्र के निर्माण में, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। तो इससे हम हमारा जो ऐसे टाइप एग्ज़ाम है उसकी जो वैलिडिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा रिलायबल बना सकते हैं। दूसरा सजेशन है उसकी स्कोरिंग के संबंध में। स्कोरिंग के लिए हम कहेंगे कि पहले से ही हम स्कोर करने से पहले ही हम उसकी स्कोरिंग की में उन पक्षों को स्पष्ट कर दें कि प्रश्न पत्र के वो प्रश्नों के उत्तर को चेक करते समय उनमें हमें किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको सूचीबद्ध कर लिया जाए, उसको लिस्ट कर लिया जाए, और हर एक पॉइंट के लिए उसको अलग अलग अंक भी प्रदान किए जाए। प्रश्न को भी हम विभाजित कर सकते हैं, और अगर हमने प्रश्न विभाजित नहीं किया है, वो विस्तृत उत्तर की हम मांग कर रहे हैं, तब भी जो उसके उत्तर के पक्ष हैं उनकी लिस्टिंग करके उनके लिए हम पहले से ही अंकों का निर्धारण कर लें कि किस पक्ष को कितने अंक प्रदान करने हैं। उसी के साथ साथ अगर किसी ने अतिरिक्त प्रयास किए हैं, जवाब पूछा गया है, उसके अलावा अपने उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अगर किसी छात्र ने अतिरिक्त क्रियाओं का प्रयोग किया है तो उसके लिए भी हमें अतिरिक्त अंक प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र छोड़ देने चाहिए जहाँ पर उन्हें हम और अधिक अंक प्रदान कर सकें। साथ ही साथ जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, आंसर शीट्स हैं, उनको इवैल्यूएट करने में सावधानी बरतनी चाहिए। उनको एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि चेक करने के लिए शीट्स दी गई हैं तो आज ही अगर 100 शीट्स हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हम आज ही उस सबको इतने पीरियड में ख़त्म कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आंसर शीट्स को चेक करने के लिए भी उसकी सूची बना लेनी चाहिए कि एक दिन में कितने समय में कितनी आंसर शीट्स को चेक किया जाना उत्तम रहेगा, जिससे कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी पक्षपात ना हो सके। और नेचुरल है, साइंटिफिकली, लॉजिकली हम प्रश्नों के उत्तर को देखें और उसके बाद अगर उसको अंक प्रदान करें तो निश्चित रूप से जो हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, परीक्षा है, वो अधिक रिलायबल और वैलिड होगी, अधिक विश्वसनीय और वैध होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ऐसे टाइप एग्जामिनेशन है ये बहुत ही ट्रेडिशनल है और परंपरागत होने के बावजूद आज भी कई कंपनियां, ऑफिसेज और कॉलेजेस बच्चे की अभिव्यक्ति की क्षमता को देखने के लिए, उसके ज्ञान के विस्तृत क्षेत्रों का पता लगाने के लिए
इन परीक्षाओं का लगातार उपयोग किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। थैंक यू।